चीन के संविधान की विशेषताएं। यह बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। अब हम चीन के संविधान की विशेषताओं पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। चीन का जो वर्तमान संविधान है, यानी यहाँ पर कई बार संविधान बदले हैं। चीन का वर्तमान संविधान 4 दिसंबर 1982 को राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किया गया। जन कांग्रेस वहां पर संसद को कहते हैं। इसका वैचारिक आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद व माओवाद है। यानी एक तरह से कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा थी, जिसके आधार पर रूस में क्रांति हुई, यानी आर्थिक समानता उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उद्योग धंधों का निजीकरण कर दिया जाता है। इसी के आधार पर लेनिन ने वहां पर क्रांति की थी और माओ त्से-तुंग ने चीन में इसी आधार पर 1949 में क्रांति हुई और इसलिए वहां पर इस संविधान पर माओ त्से-तुंग का बहुत प्रभाव है। इस संविधान में 138 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना व 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांत, द्वितीय में मौलिक अधिकार व कर्तव्य, तृतीय में राज्य संरचना व चतुर्थ में राष्ट्रध्वज, राजचिन्ह, राजधानी का विवरण है। राजधानी वहां की बीजिंग है, जिसका पुराना नाम पेकिंग भी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से। पहला है संक्षिप्त संविधान, यानी संविधान बहुत छोटा है। विश्व का सबसे छोटा या संक्षिप्त संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा भारत का है। यह अनुच्छेदों की दृष्टि से होता है, अनुच्छेद कितने हैं, अध्याय कितने हैं उसमें। चीन का जो 1982 का संविधान है, वर्तमान संविधान, यह संक्षिप्त संविधानों की श्रेणी में आते हैं। इसमें 138 अनुच्छेद, प्रस्तावना व 4 अध्याय हैं। इससे पहले भी वहां पर कई संविधान पूरी तरह बदल दिए गए। 1954 में संविधान था, उसमें 106 अनुच्छेद थे। 1975 के संविधान में 30 अनुच्छेद थे और 1978 के संविधान में 60 अनुच्छेद व प्रस्तावना थी। यानी ये चौथा संविधान है। 1954, 1975 और 1978 के जो संविधान थे वो बदल गए पूरी तरह। 1982 वाला वर्तमान संविधान ये संक्षिप्त। इसमें 4 अध्याय, प्रस्तावना, 138 अनुच्छेद है। प्रस्तावना में चीन के ऐतिहासिक विकास, संविधान का दर्शन, दल का प्रत्यक्ष शासन व सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। दूसरा लिखित व निर्मित, यानी संविधान लिखित होता है, ज्यादातर संविधान लिखित ही होते हैं। निर्मित यानी विशेष समय पर उसका निर्माण किया जाए। जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधानों की श्रेणी में आते हैं और विकसित संविधान है, समय के साथ धीरे धीरे विकास हो रहा है उसका। चीन का संविधान एक विशेष समय पर इसको निर्मित किया गया है। यह इसके लिए एक समिति, जनवादी कांग्रेस की समिति ने इसका निर्माण किया। जनवादी कांग्रेस वहां को संसद को कहते हैं, पार्लियामेंट को कहते हैं। यह लिखित के साथ साथ निर्मित भी है। संविधान का प्रारूप 1982 में प्रकाशित किया गया ताकि इस पर देश भर में विचार हो सके। इसके पश्चात करीब 100 संविधान संशोधनों पर विचार किया गया, जिसमें से 30 स्वीकार किए गए। अतः यह निर्मित है, लिखित है और एक विशेष समय पर इसका निर्माण किया गया। तीसरा एक कठोर संविधान। संविधान संशोधन की दृष्टि से कठोर हो सकता है या लचीला हो सकता है। जिसमें कानून निर्माण के समान ही प्रक्रिया अपनाई जाती है वो लचीला होता है, जैसा ब्रिटेन का है। और संविधान संशोधन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कठोर कहते हैं। विश्व में सबसे लचीला ब्रिटेन का है और सर्वाधिक कठोर जो है अमेरिका का संविधान है। चीन का संविधान भी संशोधन की दृष्टि से कठोर है। संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति या 115 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह तभी मान्य होता है जब जन कांग्रेस के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। यह लोकतांत्रिक अधिनायकवाद है। इसमें 2 शब्द है, लोकतंत्र और अधिनायकवाद। लोकतंत्र यानी सबका स्वतंत्रता समानता होती है और अधिनायकवाद एक तरह से सर्वाधिकारवाद है, तानाशाही है।
दोनों में संतुलन स्थापित किया गया है। ये मार्क्स के चिंतन में शब्द था सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। सर्वहारा नहीं, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, अधिनायक आदि उनकी डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो चीन के जो भी पूर्व के संविधान थे उसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायक, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट क्लास, ये मार्क्सवादी चिंतन का शब्द, इसका प्रयोग किया गया। जबकि 1982 के संविधान में जनता के जनवादी अधिनायक शब्द का प्रयोग किया गया। इसके प्रथम अनुच्छेद में लिखा है जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद वाला राज्य है जिसका नेतृत्व मजदूर वर्ग के हाथों में है। वह मजदूर तथा किसानों में मित्रता के संबंध है। इसका अर्थ है नागरिकों को राजकीय मामलों में पूरा अधिकार है। हर स्तर पर जनसभा या विधान मंडल है और उसमें ज्यादातर किसान और मजदूर है। मार्क्सवादी चिंतन में मजदूरों को महत्व ज्यादा दिया गया था, परंतु चीन में मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी महत्व दिया गया। जनवादी गणतंत्र, जो 1982 का वर्तमान संविधान है, इसमें जनवादी चीन की संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। संविधान के अनुच्छेद 2 में इसकी 3 विशेषताएं हैं। समस्त राजनीतिक सत्ता जनता में, दूसरा हर स्तर पर जनसभा, और तीसरा जनता को राजकीय मामलों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों नियंत्रित करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद, इसमें शब्द लिया गया लोकतांत्रिक और केंद्रवाद। चीन के संविधान में लोकतंत्र व केंद्रवाद पर जोर दिया गया है। ये दो अलग अलग शब्द हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासन के अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को प्रयोग में लाएंगे। चीन के शासन में विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित कांग्रेस है। मंत्रिमंडल तथा उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करते हैं। प्रांतों, काउंटियों, जिला, शहर व कम्यूनों में भी जनसभाओं का गठन किया गया है। ये एक प्रकार से विधानसभा का ही छोटा रूप है। नागरिकों को भाषण, शिक्षा, अभिव्यक्ति, रोजगार व विश्राम तथा सरकार की आलोचना व सुझाव देने का अधिकार है। इन सब के बावजूद शासन पर साम्यवादी दल का कठोर नियंत्रण रहता है। एकात्मक संविधान, शक्तियों की दृष्टि से यानी केंद्र में शक्तियां रहती है तो एकात्मक, उसका बंटवारा कर दिया जाता है तो संघात्मक। विश्व में सबसे अच्छा एकात्मक का उदाहरण ब्रिटेन, संघात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका। चीन के शासन में भी एक स्थान केंद्र से संचालित होता है। वह शक्तियां भी एक इकाई में निहित है, केंद्र सरकार। जब चाहे प्रादेशिक इकाइयों को समाप्त या अधिकारों को परिवर्तन कर सकती है। हालांकि शासन की विभिन्न इकाइयां हैं, प्रांत अथवा स्वायत्त प्रदेश। प्रत्येक प्रांत को प्रीफेक्टों अथवा स्वायत्त प्रीफेक्ट, इसके नीचे काउंटी तथा इसके नीचे कम्यून में बांटा गया है। यानी सबसे ऊपर प्रांत, फिर प्रीफेक्ट, इसके नीचे काउंटी और कम्यून। इस तरह शासन का विभाजन किया गया है, प्रांत, प्रीफेक्ट, काउंटी और कम्यून। तो ये एकात्मक संविधान की श्रेणी में आता है, यानी शक्तियां केंद्र के पास रहती है। मौलिक अधिकार व कर्तव्य, संविधान के अध्याय 2 के अनुच्छेद 33 से 56 तक मौलिक अधिकार व कर्तव्य का वर्णन है। इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ये आर्थिक रूप से नागरिकों को काम व विश्राम, आर्थिक सहायता का अधिकार, राजनीतिक रूप से मतदान, शिकायत करने का अधिकार, सामाजिक रूप से विज्ञान, साहित्य,
कला, तकनीकी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, प्रदर्शन, धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि। नागरिकों के कर्तव्यों का भी वर्णन है, यानी अधिकार तो दिए गए हैं, नागरिक कुछ ड्यूटीज है, उनके कर्तव्य भी है कि वे संविधान का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति व मातृभूमि की रक्षा करें, व सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तत्पर रहे। एक दलीय शासन प्रणाली। 9वां पॉइंट है, चीन के संविधान में स्पष्ट रूप से साम्यवादी दल के महत्व व भूमिका के बारे में बताया गया है। चीन में साम्यवादी दल के अलावा 8 पार्टियां और भी है, परंतु उनका नेतृत्व साम्यवादी पार्टी ही करती है। इसका शासन पर कठोर नियंत्रण है। चीन में इस साम्यवादी दल का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, साम्यवादी पार्टी के बारे में विस्तार से बताया गया इसमें। केंद्रीय सैनिक आयोग। 1982 के संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। यह नई संस्था है। इस आयोग में सभापति, उपसभापति व सदस्य हैं। इसकी जिम्मेदारी सभापति पर है और यह राष्ट्रीय जन कांग्रेस व उसकी समिति के प्रति उत्तरदायी है। यह संस्था सेना को निर्देश देती है, यानी सैनिक आयोग है सेना को निर्देश देने के लिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन में 2 प्रकार से उत्पादन साधनों का प्रबंध किया जाता है। संपूर्ण जनता द्वारा सामूहिक स्वामित्व व श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। अर्थव्यवस्था का राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण व बड़ा है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन, यातायात में राजकीय स्वामित्व व प्रबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजदूर व किसानों का सामूहिक स्वामित्व। समाजवादी यानी जिस तरह से मार्क्सवादी, लेनिनवादी व्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था होती है, उसी तरह का समाजवादी पर स्थापित किया गया है। यानी ज्यादा से ज्यादा सरकारीकरण किया गया है अर्थव्यवस्था का, और बहुत ही छोटे स्तर पर निजी स्वामित्व है। राष्ट्रपति का पद। 1978 के संविधान में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों को समाप्त किया गया, जबकि 1982 के वर्तमान संविधान में दोनों पदों की पुनर्रचना की गई है। इनका निर्वाचन जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है, यानी संसद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है व उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है, परंतु सेनाओं का संचालन केंद्रीय सैनिक आयोग ही करता है। वर्तमान में शी जिनपिंग जो है वहां पर राष्ट्रपति 2021 में। उसके बाद देखते हैं विदेश नीति। चीन की विदेश नीति में कहा गया है कि चीन का भविष्य विश्व से संबंधित है। वह पंचशील का पालन करेंगे। पंचशील यानी भारत और चाइना के बीच 1954 में एक समझौता किया गया था, उसमें पंचशील यानी बौद्ध धर्म से सिद्धांत लिए गए हैं। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे, समानता व परस्पर लाभ बनाए रखेंगे। ऐसे 5 सिद्धांत हैं। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेंगे और यह विश्व शांति का समर्थन करेगा। न्यायपालिका की स्थिति। न्यायपालिका में स्वतंत्रता, सर्वोच्चता व निष्पक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। न्यायपालिका प्रशासन का अधीनस्थ अंग है, यानी एक स्वतंत्र अंग नहीं है जैसे न्यायपालिका वेस्टर्न कंट्रीज में होती है, जैसे भारत में होती है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। यह एक तरीके से न्यायपालिका प्रशासन का अंग ही है। इसे संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानून रद्द करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय को जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, यानी पार्लियामेंट के प्रति वहां पर उत्तरदायी बनाया गया है। उस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है जैसा अन्य देशों में होता है। यहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ऊपर रखा गया है, उसी के अधीन ये सारे संचालित होते हैं। धन्यवाद।